में देश की जनता को यह जानना जरूरी है कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर दिल्ली का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है और कराया जा रहा है। ये दंगाई नारों वाला वीडियो है। बड़े बड़े कथित पत्रकार, चुनिंदा नेता, राजनेता, सीजनल एक्टिविस्ट सब के सब जुटे हुए हैं। पूरा गैंग है जो दंगाई नारे वाले वीडियो को वायरल करने में जुटा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि ये वीडियो देश की शांति व्यवस्था के लिए खतरा है, भारत के नाम के लिए, भारत की पहचान के लिए खतरा है। इससे माहौल बिगड़ने का खतरा है। इसीलिए देशवासियों के सामने कुछ सवालों की पड़ताल जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली में दंगाई नारे लगे या लगवाए गए। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल किया गया है वो वीडियो बहुत कुछ संकेत देता है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या अंग्रेजी राज के कानूनों को हटाने के कार्यक्रम में दंगाई नारेबाजी आयोजित थी या प्रायोजित, क्योंकि 8 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ उसका धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब से कोई लेना देना नहीं था। फिर वहां ऐसी नारेबाजी किसी को भी हैरान कर सकती है। सवाल यह भी है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर किन लोगों ने वायरल किया, क्योंकि हर प्रबुद्ध भारतवासी को कम से कम ये तो पता ही है कि ये आपत्तिजनक कंटेंट है, फिर भी उसे जानबूझकर वायरल किया और कराया गया। तो सवाल यही है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले कौन हैं? क्या दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा वहां तक पहुंचेगा? और सवाल यह भी है कि क्या ट्विटर इंडिया की ओर से भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये समझने के लिए आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई नारेबाजी की घटना के बारे में अभी तक सामने आए तथ्यों पर गौर करना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जंतर मंतर पर दंगाई नारों को लेकर अब पुलिस का एक्शन भी हो रहा है। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी की पहचान और तलाश अभी जारी है। यही वो वायरल वीडियो है जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पर चंद दर्जन लोगों की मौजूदगी में नारेबाजी होती दिख रही है। एक शख्स नारे की आपत्तिजनक पहली लाइन बोल रहा है, पीछे से 4-5 लोग नारे को पूरा कर रहे हैं। नारेबाजी के वक्त जितने लोग नारे नहीं लगा रहे, उतने लोग मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे हैं। इन तमाम वीडियो बनाने वालों में जो वीडियो वायरल हुआ या कराया गया है उसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए। वीडियो को गौर करने पर ऐसी आशंका होती है कि ये वीडियो छिपकर बनाया जा रहा है। मोबाइल कैमरे का हिस्सा उंगलियों से छिपता दिखता है। फिर जब बहुत सारे लोग वीडियो बनाते दिखते हैं तब इस कैमरे से भी हाथ हट जाता है। इस वीडियो में देखकर लगता है कि 5-6 लोग ही नारेबाजी कर रहे हैं, बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। जहां का ये वीडियो है वहां कोई मंच भी नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई बड़ा नेता या चेहरा दिख रहा है। इसके बाद वीडियो बनाने वाला नारेबाजी वाली जगह से पीछे हटता है। करीब 20-25 मीटर दूर सड़क किनारे एक बैनर उल्टा दिखाई पड़ता है। ये मोबाइल कैमरा उस बैनर को शूट करने लगता है। अश्विनी उपाध्याय की तस्वीर वाले बैनर को सीधा कराकर 2-3 लोग पकड़ते हैं। फिर वो बैनर शूट किया जाता है और उसके बाद यही वीडियो वायरल हो जाता है। अब आप ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर उस कार्यक्रम की है जिसमें अश्विनी उपाध्याय और गजेंद्र चौहान जैसे लोग शामिल थे। इस मुख्य कार्यक्रम में भीड़ भी काफी थी और बैनर टांग कर मंच भी बनाया गया था। और दूसरी तस्वीर देखिए, इस नारेबाजी वाली तस्वीर में भीड़ नदारत है। मंच के पीछे का वो बैनर नदारत है, या कहें कि मंच मौजूद ही नहीं है, लेकिन नारेबाजी हो रही है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो दोनों तस्वीरों में दिख रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय इस समारोह में शामिल हुए थे। आरोप है कि उसी दौरान जो आपत्तिजनक नारे हैं वो लगाए गए थे। एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए
आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उस मामले पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और एक एफआईआर दर्ज की। पुलिस के मुताबिक इस कार्यक्रम को करने की कोई भी अनुमति दिल्ली पुलिस ने नहीं दी थी। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कार्यक्रम स्थल के आसपास ही नारेबाजी हुई और वीडियो वायरल हुआ। अगर किसी ने कुछ वहाँ पर द्वेषबाजी की है तो उसको अरेस्ट करे, ना कि इनको करे। 12 बजे तक परमिशन थी सर, 8 बजे शुरू हो गया था। रिटर्न लेटर था आपके परमिशन का? वो हाँ, उस्मानी जी ने पूरा रखा जी, वो खुद लॉयर है जी। कार्यक्रम में शामिल मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कुलाधिपति फिरोज बख्त अहमद भी दावा करते हैं कि उस मंच से ऐसी कोई नारेबाजी नहीं हुई थी। मैं समझता हूं कि जो अंदर जो गुस्सा और गम जो जिन लोगों ने नारे लगाए, एंटी इंडिया नारे कहूंगा, एंटी मुस्लिम जो भी नारे लगाए, वो बहुत गलत था, उसकी कोई साथ नहीं देगा। तो मैं 10 बजे से 11:50 तक था वहाँ, उस वक्त कोई इस किस्म का नारा नहीं था। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ उसे लेकर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को पहले पूछताछ के लिए बुलाया, फिर गिरफ्तार कर लिया। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया और बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हमने किया, उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है और इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया। हालांकि भड़काऊ नारेबाजी का संदिग्ध पिंकी चौधरी भी है, जो हिंदू रक्षा दल का नेता है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोगों के आह्वान पर देश के कोने कोने से लोग आए। अच्छा। और देश से कोने कोने से लोग आए। हम 1:30 बजे के करीब वहां से निकल गए थे और निकलने के बाद कुछ लोगों ने जो भी बातें कही, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो को तोड़ मरोड़ करके जो है दिखाया जा रहा है। इस मसले पर दिल्ली पुलिस की जांच अभी शुरुआती दौर में है। पुलिस के सामने सिर्फ नारे लगाने वालों को पकड़ने की चुनौती ही नहीं, बल्कि इस नारेबाजी कांड के पीछे के हर चेहरे को सामने लाने की चुनौती है। संवाददाता राजू राज के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में सियासत की नीयत क्या है? क्या हमारे देश की राजनीति सिर्फ वोट केंद्रित होकर रह गई है? इन सवालों पर सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि मॉनसून सत्र में संसद के अंदर कैसे कामकाज रुका पड़ा है। 16 दिन गुजर गए, 16-17 घंटे से ज्यादा काम नहीं हो पाया है। विपक्ष सिर पर आसमान उठाए खड़ा है कि पेगासस जासूसी पर चर्चा हो तभी संसद चलने देंगे। इस विपक्ष के लिए महंगाई, बेरोजगारी, किसान, बाढ़, सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन जैसे ही संसद में ओबीसी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन की बात आई तो सारे दल शांत होकर सदन में बैठे नजर आए। और ओबीसी से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन बिल, हम आपको जानकारी दे दें, लोकसभा से पास भी हो गया है। 2/3 बहुमत से ओबीसी से जुड़ा हुआ यह बिल पास हुआ है। संविधान का 127वां संशोधन विधेयक पास। ओबीसी से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है। पक्ष में 385 वोट पड़े हैं और विपक्ष में एक भी वोट नहीं। तो जो ऐसा कि हम आपको बता रहे थे कि विपक्ष की ओर से कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, सभी सांसद बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे और आखिरकार ये विधेयक लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया। पक्ष में 385 वोट, विरोध में एक भी वोट नहीं। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 385, 385, ना नील। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। लॉबी खोल दी जाए। लोकसभा के अंदर विपक्षी दलों के सांसदों का व्यवहार देखिए।
सभी स्थल पर जाएं। स्पीकर ओम बिरला अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। सांसद ऐसे हूटिंग कर रहे हैं जैसे सदन में नहीं थिएटर में खड़े हों। कल मैं आपसे चर्चा कराना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक सदन की तस्वीर नहीं है। दोनों सदनों में पिछले 16 दिन से विपक्ष के सांसद ऐसे ही शोरगुल और हंगामा कर रहे हैं। अब तो राज्यसभा के सभापति को किसानों का वास्ता तक देना पड़ा है। Today is the 16th sitting of the monsoon session of this August House, functioned at the rate of just 1 hour per day. Important subject by farmers is scheduled for discussion. You are obstructing the House. You are preventing discussion on farmers issue, which is a larger issue, which is scheduled for discussion today in the House. If the House is not allowed to function today, also a message will go that this House also is not concerned for the plight of the farmers, who are the bread givers for our people. लेकिन किसानों की और रोटी की फिक्र किसे है? नेता तो तब तक काबू में नहीं आते जब तक वोट पर चोट नहीं होती, और ये खतरा लोकसभा में पैदा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित संविधान संशोधन 127 के स्थान पर 105 संविधान संशोधन विधेयक पढ़ा जाए। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जब लोकसभा में ओबीसी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश करने लगे तो विपक्ष के सारे सांसदों की तरह अपनी सीट पर बैठे नजर आए। बिल पेश भी हुआ और लोकसभा में शाम 6 बजे के बाद वोटिंग भी हुई। लेकिन मजाल है कि विपक्ष का कोई सांसद प्लेकार्ड लेकर स्पीकर के सामने लहराए। सब कुछ संसदीय तरीके से हुआ क्योंकि सवाल ओबीसी वोट का था। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 342A, अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 366 में संशोधन का विधेयक संसद में पेश किया, जिसमें संविधान में 127वें संशोधन के बाद राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग के दायरे में किसी जाति को शामिल करने का अधिकार मिल जाएगा। दरअसल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का मुद्दा सीधे वोट बैंक से जुड़ा है। महाराष्ट्र में मराठा, राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, कर्नाटक में लिंगायत, हर राज्य में कई जातियां ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलन करती रही हैं और इसका खामियाजा केंद्र को उठाना पड़ता है। अब ओबीसी में नई जातियों को शामिल करने का हक राज्यों को मिलेगा तो बीजेपी इसका दोहरा फायदा उठा सकती है। आज की राजनीति में ओबीसी वोट बैंक पर दावा कितना मायने रखता है, ये आप इन दोनों नेताओं के बयानों से समझिए। कांग्रेस ने तो पाखंड किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिले, इसको लागू करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने प्रस्ताव मूव किए थे, स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, हमारी चर्चा हुई थी, हमारी चर्चा ऑल पार्टी मीटिंग में हुई थी कि जो हमारे स्थगन प्रस्ताव हैं उसमें से आप एक तो स्वीकार कर लीजिए। ओबीसी के मसले पर संसद के अंदर राजनीतिक दलों के सन्नाटे के पीछे असली गणित ये है कि यूपी में चुनाव है। बिहार से लेकर यूपी तक ओबीसी जातियों की अलग जनगणना की मांग उठ रही है। इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। डैमेज कंट्रोल के लिए पहले सरकार ने मेडिकल एंट्रेंस में ओबीसी आरक्षण जैसे फैसले लिए और अब संविधान संशोधन के जरिए यूपी की 54% आबादी वाले वोट बैंक पर सरकार निशाना साध रही है। और ओबीसी मसले पर सरकार के इस फैसले का फायदा सिर्फ यूपी में नहीं होगा। अगले साल यूपी में चुनाव है, वहां 54.5% ओबीसी आबादी है। मणिपुर में चुनाव है, वहां 52.7% आबादी ओबीसी है। उत्तराखंड में चुनाव है, वहां 18.3% आबादी ओबीसी है। गोवा में चुनाव है, वहां 17.9% आबादी है। और पंजाब में भी चुनाव है, जहां 16.1% आबादी ओबीसी है। जाहिर है इस ओबीसी वोट बैंक को कोई भी राजनीतिक दल अपने हिस्से से खिसकने नहीं देना चाहता। हालांकि इससे ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण के कोटे में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकारें अपने राज्यों में जातियों को ओबीसी के दायरे में ला सकेंगी। इस संविधान संशोधन विधेयक के बाद यूपी की राज्य सरकार 39 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर सकती है, जबकि इससे पहले ही यूपी में 79 जातियों को ओबीसी का दर्जा हासिल है। हालांकि ओबीसी आरक्षण के फायदे की बात की जाए तो केंद्रीय सूची में अभी ओबीसी के अंदर मौजूद 2700 जातियों में से सिर्फ 1000 जातियां ही आरक्षण का फायदा उठा पा रही हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।
वोट का गणित समझ गए ना आप। हमारे देश में राजनीति और नेताओं की नीयत के बारे में जनता को जागरूक होना इसलिए भी जरूरी है ताकि मौका परस्त राजनीति का चलन बंद हो सके। अब आज की ही एक और खबर आप देखिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे। वहां राहुल खीर भवानी मंदिर से लेकर हजरत बल दरगाह तक बेखौफ होकर घूमते रहे। अपनी पार्टी का दफ्तर भी खोल लिया, लेकिन बयानबाजी की बारी आई तो पेगासस जासूसी का रोना रोते दिखे। उसी जम्मू कश्मीर में जहां ग्रेनेड हमले हुए, 9 जवान जख्मी हुए, उस पर राहुल का कोई बयान नहीं है। उसी जम्मू कश्मीर में जहां सरपंच और किसान नेता की पत्नी समेत हत्या हो गई, वहां राहुल गांधी ने कश्मीर में आतंक के हिमायतदारों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। राहुल को कश्मीर में 370 और 35A तो याद रहा, लेकिन पाकिस्तानी दलाली करने वाले नेताओं के इशारे पर पत्थर से लेकर ग्रेनेड फेंकने वालों की निंदा तक के लिए शब्द नहीं मिलते। नेताओं की इसी चुनिंदा सियासत और राजनीति की नीयत से आपको रूबरू होना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र से डरते आतंकी की तस्वीर है ये। अनंतनाग जिले में बीजेपी के सरपंच और किसान मोर्चा के नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहिरा बेगम की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। कि बीजेपी के नेता की उनकी पत्नी सहित अनंतनाग में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने उसके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने यह दावा किया है कि शुरुआती जांच में ये पता चला है कि इस घटना को अंजाम देने वाले 2 बाइक सवार मिलिटेंट थे, जिनका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से है। पुलिस का कहना है कि सरपंच को सुरक्षा भी दी गई थी और होटल में रहने की सुविधा भी, लेकिन वो किसी और मकान में रह रहे थे। कश्मीर में इस हत्याकांड के खिलाफ जम्मू तक आक्रोश दिखा। बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर के विरोध में प्रदर्शन करते हुए इमरान खान का पुतला फूंका। लेकिन जिस कश्मीर में 2 कश्मीरी मारे गए, किसान नेता मारा गया, उनकी पत्नी की हत्या हुई, उस कश्मीर के कथित नेताओं ने ट्वीट पर अफसोस जताकर खाना पूर्ति कर ली। उनकी और उनकी पत्नी की जो हत्या हुई है, ये दुखद है, दिल को दहलाने वाली है और इसके पीछे पाकिस्तान और वो एजेंसियां काम कर रही हैं जो भारत की तरक्की से डरती हैं, जो जम्मू कश्मीर की तरक्की से डरती है, जम्मू कश्मीर के विकास से डरती है। जिन शैतानी ताकतों ने ये काम किया है उनको सूद ब्याज के साथ इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा और उन्हें नेस्त नाबूद होना पड़ेगा। कश्मीर में हो रहे चुनिंदा कत्लों पर दिल्ली तक के नेताओं की संवेदना जागी, लेकिन कांग्रेस के एक नेता राहुल गांधी जो कश्मीर पर्यटन पर थे, उन्होंने आतंक के नाम पर एक शब्द नहीं कहा। मेरा परिवार दिल्ली में रहता है। दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहाँ रहता था। तो मुझे लगता है जब मैं फ्लाइट में यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। ये कश्मीर राहुल गांधी के दौरे लायक कैसे बना है, इस पर तो राहुल ने कुछ नहीं सोचा। उल्टा कश्मीर की जमीन से वही रट लगाते दिखे जिसके मकसद से कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले होते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिरकत करने वालों पर हमले होते हैं। यहाँ पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कश्मीर में राहुल के दौरे का मौजूदा मकसद तो अपनी पार्टी के नेता के घर समारोह में शामिल होना था, लेकिन इस दौरान कश्मीर में कांग्रेस का नया दफ्तर भी शुरू हो गया। राहुल गांधी हैं, उन्होंने भी स्टेटहुड को यहाँ पे दोहराया कि जम्मू कश्मीर लोगों को स्टेटहुड वापस दिलाने के लिए उनकी जो जदोजहद है वो जारी रहेगी और उसलिए वो उस आधार पर वो प्रधानमंत्री से भी लगातार आह्वान आगे करते रहेंगे और इस मुद्दे को जो है हमेशा के लिए उठाने की कोशिश करेंगे और हर तरह के प्रयास अपनी तरह से करेंगे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। टोक्यो ओलंपिक्स में जिन चैंपियंस ने देश का मान बढ़ाया वो अब जी न्यूज पर अपने मन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप खुद ही सुनिए गोल्डन बॉयज की सुनहरी कहानी उन्हीं की जुबान।
14 दिन और 206 देश और गोल्ड मेडल। एथलेटिक्स में पहला मेडल, एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल, 13 साल बाद गोल्ड मेडल। मतलब जितने रिकॉर्ड थे सारे नीरज चोपड़ा ने तोड़ दिए। देखिए गोल्ड जो है वो नज़र आ रहा है। स्वागत है नीरज चोपड़ा आपका जी न्यूज़ पर। छा गए चोपड़ा जी? थैंक यू जी, थैंक यू। बस मेहनत थी और वो काम आई है तो आज अच्छा लग रहा है। तब से गोल्ड अपने साथ ही है, जेब में ही है? हाँ, ज़्यादातर टाइम मेरे साथ ही है और कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक रख सकूँ, फिर उसके बाद इसको आराम से रख के फिर दूसरे मेडल जीतने की तैयारी करेंगे। आगे क्या मतलब? एशियन गोल्ड, कॉमनवेल्थ गोल्ड, ओलंपिक गोल्ड, आगे अभी अगले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स है। कोशिश करूँगा कि दोबारा उनमें ऐसे ही जीत सकूँ और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए बढ़िया तैयारी करके जा सकूँ। स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है आपकी, फैशन बाद में। हाँ जी, फैशन बाद में गेम पहले। बिल्कुल, ये तो है ही, क्योंकि फैशन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं, जैसे अभी हम तो ट्रेनिंग करते हैं, पसीना और वो चीज़ काफ़ी रहते हैं, तो ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि हम कैसे दिख रहे हैं ट्रेनिंग करते टाइम, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इफेक्ट करेगी। आपके लिए एक मैसेज था जी, आपने अगर ये किरण जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। पता नहीं भगवान मुझे कब बुला ले, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे देश में से कोई न कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की होना चाहिए जो एथलेटिक। याद है आपको? बिल्कुल, ये मैंने देखा था और मेरे दिमाग में ये चीज़ आती थी कि मैं काश मैं ऐसा कर सकूं। और मिल्खा सिंह जी को मैंने एक दो इंटरव्यू में बोलते भी सुना है कि उन्होंने बोला है कि हाँ, उनको पूछा गया कि नीरज चोपड़ा के बारे में आपको, तो वो काफ़ी उनको विश्वास था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और मैंने जब वो जीता तो मेरे मन में यही है कि सर का एक सपना था वो आज पूरा हुआ है। बस इस बात का दुख है। ये जी का ही शो था, आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल, ये शायद आपके साथ ही उनकी बात हुई थी और बस आज एक उनका सपना पूरा हुआ है। बस इस बात का दुख है कि हमारे बीच में नहीं है, पर जहाँ भी है जैसे भी है वो खुश होंगे। बिल्कुल। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपकी बात हुई, क्या मोमेंट था वो? जिन्होंने सभी एथलीट से बात की जो वहाँ पे टोक्यो में गए थे, और बहुत ही अच्छा लगा कि एक देश का, अपने देश का प्रधानमंत्री से बात कर रहा है खिलाड़ियों से और उनको बोल रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैंने तो बस यही बोला था कि स्पोर्ट्स में जो बच्चे नीचे से उठ के आना चाहते हैं तो उनको और ज़्यादा सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो पीएम का पर्सनल टच, हाउ वाज द फीलिंग? पर्सनली पीएम ने कॉल किया? हाँ, क्योंकि सिर्फ मुझे नहीं, सभी एथलीट्स को किया तो सभी खुश थे इस बात से। जी, आगे को लेकर क्या प्लान? 7 अगस्त को लेकर भी घोषणा की गई आज। आगे को लेके एक बार सभी, मैं थोड़े दिन अभी ट्रेनिंग वगैरह से थोड़ा छुट्टी ले रहा हूँ और बाकी फिर आराम से फ्री होके, जब ये सब खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, घर का खाना? बिल्कुल, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घर का खाना खाएंगे, लेकिन जो दिमाग में सबसे पहली बात वो यही है कि ये सब कुछ दिन का है और मैं यही चाहता हूँ कि बस मैं आगे और ज़्यादा अच्छा करूँ और वो उसी पे फोकस है। बस एक आखिरी सवाल, लास्ट सवाल। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जो तिरंगे को फ्लैग कोड के हिसाब ने आपने उसको बहुत ही सम्मान उसको रखा। ये सूबेदार, ये आर्मी मैन जो हैं नीरज, ये अंदर वो भाव था? नहीं, मुझे लगता है कि जो तिरंगे का एक रिस्पेक्ट है वो हर एक खिलाड़ी करता है। अपने देश का जो भी खिलाड़ी जाता है वहाँ तिरंगे के लिए गया है, तो मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्ट एक ये हमारे अंदर होनी चाहिए। भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को आपने सुना। आगे बढ़ते हैं। जब बाकी तमाम खेल प्रेमी दूसरे खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद लगाए बैठे थे, तब रवि दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता, बड़ी उपलब्धि हासिल की। लेकिन वो इतने से संतुष्ट नहीं। अब उनकी नजर है गोल्ड मेडल पर। रवि दहिया से बात की जी मीडिया संवाददाता शिवांक मिश्रा। अभी हमारे साथ ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया जी मौजूद है। रवि जी, सिल्वर मेडल आप जीते, पहले ओलंपिक में क्या कहेंगे? देखो जी, हमारा ये टारगेट था और लगातार हम इसमें मेहनत कर रहे थे और इसमें जी हमने मेडल जीता, उससे बहुत खुश हम, और आगे हम तैयारी करेंगे और अगली बार हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। अच्छा रवि जी, एक बात बताइए, आप जिस समय हम लोग देख रहे थे कि जिस समय आप सिल्वर मेडल के पोडियम पे थे, आंखों में आंसू थे उस समय, और जो फाइनल बाउट आपकी हुई थी, हम लोगों ने देखा कि 30 सेकंड तक आपके हाथों को जकड़े रहा गया, उस पर बताएं। देखो जी, एक टूर्नामेंट है, अपने सब अपने स्ट्रेटजी से लड़ते हैं और वो एक अच्छा रेसलर था, वो जीता, फिर थोड़ा हमें दुख था उस टाइम। इस बार देखा कि पहले बार आप गए, इस बार सिल्वर लेकर आए, पूरा देश अगली बार आपसे गोल्ड की टकटकी लगा रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं कि खाली ओलंपिक में साथ ना दें, पूरा साथ
अगर साल के हर दिन साथ देंगे एक एथलीट का, तब वो और अच्छा कर पाएगा। देखो जी, बिल्कुल ये बात होती है। और ना बेशक से मतलब लोगों से को मेरे से उम्मीद नहीं थी, पर मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे वो फैमिली है और मतलब जो कोचेज हैं, तो उनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। अरुण कुमार जी का भी काफ़ी सहयोग था। हाँ जी, देखो जी, वो मेरे साथ थे, एक बड़े भाई की तरह लगे हुए लगातार मेरे साथ थे। और गुरुजी का तो आशीर्वाद है, क्योंकि देखो इनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। और इन्होंने पहले बोला था, भाई चाहे कोई तेरे वाले में बोले या नहीं बोले, पर तेरे को करके दिखाना, जब भी सब बोलेंगे। देश हित में अब देश के दुश्मनों को आगाह करने वाली खबर। इस बार पूरा भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और इसलिए इस बार का जश्न और भी भव्य होगा। लेकिन दूसरी ओर आतंकी भी इस जश्न में खलल डालने के मंसूबे पाले बैठे हैं, उनकी अपनी प्लानिंग है और वो कोई गड़बड़ी ना कर पाए, इसलिए इस बार दिल्ली के लाल किला पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम है। सुरक्षा के मद्देनजर लाल किला एक अभेद्य किला बन चुका है। इस बार कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कड़ाई से होगा। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस बार 15 अगस्त पर लाल किले की सुरक्षा पिछले सालों के मुकाबले बिल्कुल अलग होगी। इस बार लाल किले की सुरक्षा में पहली बार कंटेनरों का इस्तेमाल किया गया है। जो लाल किले का मुख्य द्वार है, उसी जगह पर कंटेनर लगाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ जो कंटेनर आप देख पा रहे हैं, ये एक के बाद एक करीबन 14 कंटेनर हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया है। इस बार लाल किले पर कंटेनर का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इसे समझने के लिए आपको 26 जनवरी की ये तस्वीर देखनी चाहिए। 26 जनवरी पर किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला था और लाल किले के अंदर घुसकर हिंसा की थी। लिहाजा 15 अगस्त पर ऐसी कोई हिंसात्मक कोशिश ना कर पाए, इसीलिए लाल किले के प्रवेश द्वार पर ही 14 विशाल कंटेनर लगा दिए गए हैं। इन कंटेनरों का इस्तेमाल दूसरी तरफ पीछे की साइड पे जो इस्तेमाल किया गया है, इन कंटेनरों पर जो पेंटिंग्स हैं वो की गई है। एक तरफ में यहाँ पर महापुरुषों की पेंटिंग होगी और ठीक इधर जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो पेंटिंग्स की जा रही है, इसके पीछे वाली साइड पर वहाँ पर इसरो, चंद्रयान और सैन्य ताकत के साथ तकनीकी ताकत को यहाँ पर दिखाया गया है और इस पर लिखा है इन कंटेनर पर, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। अब आपको इसके आगे की तैयारियां भी बताते हैं। यह है स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम। इसे पिछली बार भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के पास तैनात किया गया था और इस बार भी लाल किला के पास इस एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती होगी। और इस बार
इनकी संख्या 1-2 नहीं, करीब 9 होंगी। यह एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छोटे ड्रोन का पता लगाकर उसे जाम कर देता है। यह सिस्टम 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में आए ड्रोन को अपनी लेजर बीम से निशाना बनाते हुए उसे नीचे गिरा देता है। ड्रोन को जैमिंग कमांड के जरिए नीचे लाया जाता है या फिर लेजर से ड्रोन्स के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नष्ट किए जाते हैं। लाल किला पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने ड्रोन का इस्तेमाल करके कई बार हमले की नाकाम कोशिश की है और 15 अगस्त पर ऐसी कोई साजिश कामयाब ना हो पाए, इसीलिए लाल किला के पास ये एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। इस बार लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो, एंटी ड्रोन सिस्टम, स्नाइपर्स और काइट कैचर्स के हाथों में होगी। इस बार लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और दिल्ली पुलिस के हाथों में होगी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एसपीजी तैनात रहेगी। सूत्रों से पता चला है कि करीब 40,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी 15 अगस्त के दिन लाल किले के आसपास तैनात रहेंगे। एनएसजी कमांडो को लाल किला के करीब 30 पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा। 15 लोकेशंस पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। लाल किला के पास 5 एयर डिफेंस गन भी लगाई जाएंगी और लाल किला के 9 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाली सड़कों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर होगी। यानी इस बार खुफिया अलर्ट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की तैयारी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है और इस बार 15 अगस्त पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का सख्त पालन भी कराया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए करीब 1500 लोगों को इनविटेशन भेजे गए हैं। यहां आने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सामाजिक दूरी के साथ बिठाया जाएगा। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.